हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। नंबर 2 में पढ़ेंगे कि सेल है क्या। नंबर 3 में पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल, शेप एंड साइज ऑफ सेल। नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड नंबर 5 में पार्ट ऑफ सेल। तो सबसे पहले पार्ट पे हम लोग आते हैं, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उस वक्त रॉबर्ट हुक साहब क्या कर रहे थे कि वो कॉर्क को एक मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंदर स्टडी कर रहे थे, जिसमें उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे कंपार्टमेंट बने हुए हैं। उन्होंने जो कंपार्टमेंट कॉर्क के अंदर देखे थे, उनका शेप वो हनी कॉम मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई दे रहा था। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि हर एक बॉक्स एक दूसरे बॉक्स से एक वॉल के द्वारा अलग होते हैं। तब हुक साहब ने एक नया टर्म इन कंपार्टमेंट बॉक्सेस को दिया, दैट इज सेल। उन्होंने कहा कि ये सेल है। और जो हुक ने बॉक्सेस और सेल के फॉर्म में देखा था, वो कुछ और नहीं बल्कि वो डेड सेल ही थे। तो ये कहानी थी डिस्कवरी ऑफ सेल की। अब हम लोग आते हैं द सेल, व्हाट इज सेल। अब हम लोग सेल के बारे में डिस्कशन। तो सेल को जब डिफाइन करने की बात आती है तो हम लोग सेल को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि सेल सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक वैसे ही जैसे किसी बिल्डिंग में एक ईंट एक बेसिक यूनिट की तरह काम करता है, ठीक सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक सेल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट की तरह काम करता है। उसी ईंट को हम रिपीट करते करते एक पूरी बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं। ठीक उसी तरह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है हमारे पास, वो सेल होता है। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल गिवन है, हमारे पास एक ब्रिक वॉल है जिनका बेसिक यूनिट क्या है, एक ब्रिक है। जबकि ओनियन पील है, और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। किसी भी मुर्गी का अंडा एक सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करता है, और ये सबसे बड़ा अगर हमें देखना हो तो ये शुतुरमुर्ग के अंडे में देखा जा सकता है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, और जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा सिंगल सेल है शुतुरमुर्ग का अंडा। यानी कि हमारे पास जितने भी अंडे हैं वो एक सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम बिना किसी डिवाइस की मदद से अपनी खुली आंखों से देख सकते। अब तीसरी पॉइंट है ऑर्गेनिज्म सो वैरायटी इन सेल नंबर शेप एंड साइज। तो अलग अलग तरह के जितने भी ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, उनमें सेल नंबर अलग होंगे, उनमें जो शेप होगा सेल का वो भी अलग होने वाला है, और साइज भी होने वाला है अलग। नंबर रन्स इनटू बिलियन एंड मिलियन एंड बॉडी हैज ट्रिलियन ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप एंड साइज। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस। तो सिंपल सी बात ये है बच्चों कि सेल का नंबर बिलियन टू ट्रिलियन तक होता है, ठीक है। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में कितना होता है, ये सेल्स का नंबर ट्रिलियंस में काउंट होते हैं। इसी तरह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल अलग अलग होंगे। अच्छा, एक बात है कि बिलियन क्या होता है। अब बिलियन इज 1000 मिलियन, ट्रिलियन इज 1000 बिलियन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक मिलियन क्या होता है। 10 लाख को बच्चे हम लोग एक मिलियन कहते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल क्या हो सकते हैं, मिलियन और ट्रिलियन में हो सकते हैं, और बिलियन ट्रिलियन में हो सकते हैं। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमारे पास ऐसे हैं जो कि एक सिंगल सेल के बने होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल जो है, हम लोग खुद है ह्यूमन बीइंग, और हमारे पास जितने भी एनिमल्स है, प्लांट है, ये सभी के सभी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो बच्चे, मल्टी सेलुलर ये दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं। मल्टी मीन्स मेनी और सेलुलर मीन्स सेल। जो भी ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मीन्स कोई भी लिविंग थिंग। द नंबर ऑफ सेल बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म अगर छोटा है उसमें नंबर ऑफ सेल कम होने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसके जो बेसिक फंक्शंस हैं उसे करने में कुछ प्रॉब्लम आएगी। लेट से एक चूहा और हाथी के एग्जांपल में देखो, तो हाथी तो काफी बड़ा है और चूहा काफी छोटा है। लेकिन क्योंकि हाथी बहुत बड़ा है उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है, क्योंकि चूहा छोटा है उसमें नंबर ऑफ सेल्स कम है, इसका मतलब ये नहीं
कि चूहे अपनी ज़िंदगी के बेसिक फंक्शंस वो नहीं कर पाएँगे, लाइक वो अपने खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाएँगे, वो एक्सक्रीशन नहीं कर पाएँगे, है ना? तो और भी दूसरी जो फंक्शन है, बेसिक फंक्शंस है, तो वो नहीं कर पाएँगे, ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनिज़्म छोटा हो या बड़ा हो, नंबर ऑफ सेल कम हो या ज़्यादा हो, वो अपने बेसिक फंक्शंस को अच्छी तरीके से कर पा रहे होते हैं। हमारे पास यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स कौन है हमारे पास? अमीबा और पैरामीशियम, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अमीबा और पैरामीशियम ये सिंगल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, मीन्स ये एक ही सेल होता है जिसमें ये सारे अपने बेसिक फंक्शंस कर लेते हैं। अब आते हैं, अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। ये कितनी अच्छी बात है, ये कितनी अजूबा बात है कि कहीं एक सिंगल सेल अपनी लाइफ की सारी काम वो अकेले कर रही है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बिलियन ट्रिलियन में सेल्स मिलकर वही काम फंक्शन कर रहे हैं, और यहाँ पे एक सिंगल सेल ये काम को अंजाम दे रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब चलते हैं, अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक द अमीबा कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड, रिस्पायर्स, एक्सक्रीट्स, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स है जो कि मैं अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। देखो, अमीबा कैप्चर एंड डाइजेस्ट ऑफ फूड, हम जानते हैं कि डाइजेस्ट होना फूड का, पचना, ठीक है। रिस्पायर मीन्स होता है जो भी हम लोग खाना खाते हैं उससे हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो उस एनर्जी को बनाने के लिए हमारा बॉडी क्या करता है, उस केमिकल को तोड़कर उससे एनर्जी निकालता है, इसे कहते हैं हम लोग रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन क्या है, वैसा प्रोसेस जिससे हम लोग खाने में से एनर्जी को बाहर निकालते हैं, एक रेस्पायरेशन का प्रोसेस है। अच्छा, फिर है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी एक्सक्रीशन मिस होता है, ये एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट में ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। ग्रो होना, बढ़ना, और रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करना मतलब अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना। Similar functions in the multicellular organism are carried out by the group of the specialized cells forming different tissue in turn form organism। और यही सारे फंक्शंस जो यहाँ पे हमारे पास अमीबा और पैरामीशियम एक अकेले सिंगल सेल से कर रहे हैं, वहीं पे जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें बहुत सारे सेल एक ग्रुप में मिलकर ये सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। और देखो, टिश्यू एक वर्ड यहाँ पे आया, दैट इज टिश्यू। टिश्यू क्या है, जब एक ही तरह के काम करने वाले, एक ही तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करने वाले सेल्स एक साथ मिलते हैं तो एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। सेल किस किस तरह के शेप में हो सकते हैं, तो जनरली इसका जो शेप है वो हो सकता है किस किस फॉर्म में, सिलेंड्रिकल हो सकता है, रॉड शेप हो सकता है, और स्फेरिकल हो सकता है, किसी भी शेप में जनरली हो सकते हैं सेल। नेक्स्ट में, अमीबा हैज नो डेफिनिट शेप, मीन्स अमीबा हमेशा अपने शेप को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ द वेरिंग लेंथ protruding out of its body, these are called the pseudopodia। तो अमीबा के अंदर क्या होता है, पोडिया पाया जाता है। pseudo means false और पोडिया means feet, पैर, यानी कि फॉल्स पैर, जिससे वो क्या करते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। As you learned in the class, and these projections appear and disappear as amoeba moves और feed, और ये चीज़ें बनती भी है और गायब भी हो जाती है ना। तो इन फैक्ट इसकी सूडोपोडिया की मदद से अमीबा अपने फूड की तरफ अप्रोच कर पाते हैं और अपने फूड को इंगल्फ कर लेते हैं। इसी तरह का जो हम मूवमेंट शो करने वाला जो सेल है हमारे बॉडी के अंदर में, दैट इज डब्ल्यूबीसी। एंड अनदर एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। तो डब्ल्यूबीसी भी क्या कर सकते हैं बच्चे, अपने शेप को चेंज। अब तुम लोग पूछोगे डब्ल्यूबीसी क्या है। डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड में पाए जाने वाला एक टाइप का सेल है। बट विल डब्ल्यूबीसी इज अ सेल अमीबा इज अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट। हमारे डब्ल्यूबीसी और अमीबा के अंदर में डिफरेंस ये है कि अमीबा एक सिंगल सेलुलर फुल ऑर्गेनिज्म है, जबकि डब्ल्यूबीसी एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एक सेल है, अपने बहुत सारे फंक्शन ये नहीं कर पाते हैं। What shape would you expect in the organism with million of cells? तो वही जनरली सेल्स जो है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं और रिलेटेड देयर स्पेसिफिक फंक्शन, कोई सेल कौन सा काम कर रहा है उसके बेसिस पे उसकी शेप और साइज में वो चेंजेस हो जाते हैं। जनरली सेल हमारे पास कैसे होते हैं, राउंड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, या तो इलोंगेटेड होते हैं। सम सेल आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड। इस सेल को अगर देखो आप, ये लॉन्ग है, नुकीला है बोथ पॉइंट पे, और ये सेल है एग्जांपल किसके, मसल सेल्स के एग्जांपल है। सेल समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग एंड सम आर ब्रांच लाइक द नर्व सेल और ए न्यूरॉन। द नर्व सेल्स रिसीव एंड ट्रांसफर द मैसेज। अब इस वाले सेल को ध्यान से देखो, तो ये का लंबा भी है और ब्रांच है, इसे हम लोग कहते हैं
नर्व सेल या न्यूरॉन, इनका फंक्शन क्या होता है? ये मैसेज को अलग अलग बॉडी पार्ट से दिमाग तक, ब्रेन तक भेजते हैं और ब्रेन से मैसेज को लेकर के अलग अलग ऑर्गन की तक भेजते हैं। सेप की बात कर ली हम लोगों ने कि हमारे पास जितने भी सेल हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। किस बेसिस पे? अपने फंक्शंस के बेसिस पे कि कोई सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पे सेल का जो है शेप वो अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे जो हमारे पास पहला एग्जाम्पल गिवन है, ये रेड ब्लड सेल का एग्जाम्पल है। नंबर बी में हमारे पास है स्पिंडल शेप मसल सेल और नंबर सी में है लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल। अब हम लोग बात करते हैं साइज ऑफ सेल की बात करेंगे। द साइज ऑफ सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ 1 मीटर, मीन्स माइक्रोमीटर और माइक्रोन, or may be as large as few centimeters. However, most of the cells are microscopic in size and are not visible to the unaided eye. तो हमारे पास जो सेल के साइज है वो माइक्रोमीटर से लेकर के कुछ सेंटीमीटर तक हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि साइज में छोटे होते हैं और हमें बिना माइक्रोस्कोप की मदद से दिखाई नहीं देते। और इसे देखने के लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप, ताकि हम उसे इनलार्ज करके देख सकें। और बच्चे, हमारे पास जो स्मॉलेस्ट सेल हैं अभी तक अवेलेबल, वो कितने हैं? 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर की लंबाई के हैं इन बैक्टीरिया। और लार्जेस्ट सेल जो हमारे पास है वो कौन हो गए? एग ऑफ ऑस्ट्रिच, जो कि 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर होते हैं। ये ऑस्ट्रिच का एक है, जो कि एक बड़ा, सबसे बड़ा तरह का सेल हमारे पास है। अभी बच्ची पूछ रही है, आर द सेल इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल इन अ रैट? सभी बच्चे आप अपने आप से भी सोच सकते हो कि अगर हाथी बड़ा है और चूहा छोटा है, तो क्या हाथी के अंदर जो होने वाले सेल्स है वो साइज में बड़े होंगे और चूहे के अंदर होने वाले सेल साइज में छोटे होंगे? या आप लोग अपने मन में आंसर ढूंढ लो, अभी हम लोग इसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। The size of cell has no relation with the size of the body of animal or plant. तो कोई सेल कितना बड़ा होने वाला है ये इस बात पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा है। लाइक हाथी कितना बड़ा है उसके हिसाब से उसका सेल बड़ा होगा, ऐसा नहीं होता है। कोई ऑर्गेनिज्म छोटा है तो उसमें सेल्स छोटे होंगे, ऐसा नहीं होता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेल in the elephant be much bigger than those in a rat. The size of the cell is related to the its function. जैसे कि हमने बोला कि शेप ऑफ व्हाट, सेल जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं किससे? फंक्शन पे होते हैं रिलेटेड उसके, कि सेल हमारा कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पे उसका शेप होने वाला है। साइज के केस में भी ऐसा ही होता है कि कौन सा सेल कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पे उसका साइज होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, नर्व सेल बोथ इन द एलिफेंट एंड द रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच। हमारे पास जो नर्व सेल का एग्जाम्पल है वो चाहे हाथी हो या चूहा हो, दोनों में ही लंबे होंगे और ब्रांच होंगे। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज। तो यानी कि नर्व सेल हमारे पास है, वो कहीं भी पाए जाए उनका फंक्शन एक ही होता है, वो क्या है? मैसेज का ट्रांसफर करना। इसलिए वो क्या होते हैं? वो लंबे होते हैं और सभी ऑर्गेनिज्म में लंबे ही होते हैं जहाँ पे भी होते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, दैट इज द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होने वाले हमारे पास और उनके क्या क्या फंक्शन होने वाले हैं। सेल स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के ऑर्गन्स पाए जाते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। साथ ही साथ वो जो ऑर्गन्स होते हैं वो बने होते हैं टिश्यू के, और टिश्यू जो हमारे पास जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। हमें सबसे पहले किसके बारे में जानना है? सेल के बारे में, पार्ट ऑफ द सेल। और उसमें भी हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो हमारे सेल के पास जो बेसिक कंपोनेंट है वो कौन कौन से? एक तो सेल मेम्ब्रेन है, दूसरा साइटोप्लाज्म है और तीसरा क्या है? न्यूक्लियस। अब हम लोग सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं। द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड within the cell membrane, also called the plasma membrane. The membrane separates cells from one another and also the cell from the surrounding medium. The plasma membrane is porous and allow the movement of the substances or materials both inward and outward. तो बच्चे, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? सेल मेम्ब्रेन की। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का एग्जांपल कहीं पे गिवन हो, देखो ये टिपिकल सेल गिवन है और सेल के सबसे बाहर में जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है हमारे पास? सेल मेम्ब्रेन।
सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन ये है कि ये सेल को एक शेप देता है, साथ ही साथ इसे दूसरे सेल से अलग बनाए रखता है। और तीसरी बात, इसे सेल जिस मीडियम में भी हो उस मीडियम से सेल को क्या कर रहे हैं, ये अलग करके रखता है। द मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल फ्रॉम वन अनदर एंड आल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। The plasma membrane is porous and allow the movement of the substances और material। हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है बच्चों, वो होते हैं, उसके अंदर बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट से छेद पाए जाते हैं, यानी पोर्स पाए जाते हैं। उन पोर्स की मदद से बहुत सारे मटेरियल्स क्या होते हैं, सेल के अंदर भी आ सकते हैं और बहुत सारे सेल के बाहर भी जा सकते हैं। ये बहुत ही जरूरी चीज है, उसमें पोरस होना ही चाहिए। द बॉडी ऑफ द ओनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय द अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। और जो प्लांट सेल होते हैं हमारे पास, यानी जो प्लांट सेल या बैक्टीरिया सेल है, उनमें सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर से एक और कवरिंग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम लोग, सेल वॉल कहते हैं। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो किसी भी सेल की स्ट्रक्चर की अपन जब बात करते हैं तो उसके अंदर एक गोल सा स्ट्रक्चर हमें दिखाई जरूर देगा, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है न्यूक्लियस, क्योंकि सेल के सारे फंक्शंस को कौन कंट्रोल करने वाला है, न्यूक्लियस। सेल के बीच में ही कौन होने वाला है, न्यूक्लियस। अब जो बीच में जो पोर्शन बच जाता है, यहाँ पे क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो बच्चे यहाँ पे सारे टर्म हमें क्लियर होने चाहिए। साइटोप्लाज्म क्या है, सेल के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है वो क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और एक सेल चारों तरफ से किस मेम्ब्रेन से घिरा होता है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल में सेल मेम्ब्रेन को ऊपर से एक और कवरिंग होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल। तक क्लियर है? बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म हमारे पास क्या बच्चे, कि एक मटेरियल जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। आई वांट टू नो व्हाई प्लांट सेल नीड अ सेल वॉल। भोजो ने एक अच्छा सवाल किया है कि प्लांट को एक एक्स्ट्रा सेल वॉल की क्या जरूरत पड़ी, सेल मेम्ब्रेन तो था ही सही। तभी हम लोग इसके आंसर आगे देखें। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन gives shape to the cell. In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in the cell of the plant cell called cell wall. This additional layer surrounding the cell membrane is required by the plant for protection. The additional layer surrounding the cell membrane is required by the plant for protection. प्लांट सेल्स को हमें प्रोटेक्शन देना है, इसलिए क्या चाहिए हमें, उसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर से भी एक और प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए, दैट इज सेल वॉल। प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा। प्लांट को किससे हिफाजत चाहिए, प्लांट को हिफाजत चाहिए हाई स्पीड हाई वेलोसिटी से चलने वाले कौन, हवा से, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से, और बहुत सारे तरह के फैक्टर्स जो एटमॉस्फेयर में हो सकते हैं। They are exposed to these variation because they cannot move। तो प्लांट जो जनरली भाग नहीं सकते कहीं। अगर मान लो गर्मी ज़्यादा पड़ रही तो हम लोग तो अपने घर में आके छिप जाते हैं, कहीं अगर कूल प्लेस हो वहाँ पे जाके चले जाते हैं, लेकिन प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं, वो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। इसलिए उनके बॉडी में ऐसे एडेप्टेशन होने चाहिए ताकि अगर उसे गर्मी भी लगे तो वो अपने आप को वहीं पे रख कर अपनी गर्मी को क्या कर सके, वो कंट्रोल कर सके, यानी कि गर्मी से बच सके। तो इसके लिए इन सभी फैक्टर्स के लिए उनके पास क्या होता है, सेल वॉल होता है। दे आर एक्सपोज टू द दीज वेरिएशन। नेक्स्ट में, सेल कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ द ट्रेडिस्कैनिया, इलोडिया और द रोयो। यू कैन प्रिपेयर स्लाइड एज इन द केस ऑफ ऑनियन। तो हमें अगर सेल देखना हो तो हम लोग कहाँ देख सकते हैं, सेल अलग अलग तरह के जो प्लांट्स है उनके लीफ में देख सकते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी ने कुछ नाम मेंशन किए हैं, दैट इज ए ट्रेडिशिकेनिया, इलोडिया और द रोया। हम लोग इसके पत्तियों में क्या देख सकते हैं, सेल्स को देख सकते हैं। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म के बारे में बच्चे हमने जान लिया कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। Between the cell membrane and the nucleus, the various other components or the organelle of the cell are present in the cytoplasm. These are mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, etc.
and you will learn about them in the later classes। अच्छा, इस पिक्चर को अगर ध्यान से देखो तो कुछ बातें और क्लियर से नजर आती। क्या सबसे पहले तो हम क्या जानते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है और बीच में हमारे क्या मिल रहा है यहाँ पे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस भी बच्चे एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हो गया। अब बीच में जो मटेरियल पाया जा रहा है जिसे हम लोग क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं, और उन ऑर्गेनेल्स में कौन कौन होने वाले, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम। अभी इनके नाम से हमें परेशान नहीं होना है, हम लोग इसके बारे में और अच्छी तरह से डिटेल में जानेंगे क्लास 8 में, क्लास 10 में, क्लास 12 11 में, है ना। अभी हर जगह ये चीज़ आने वाली। नेक्स्ट में न्यूक्लियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट of the living cell. It is generally spherical and located in the center of the cell. तो न्यूक्लियस क्या होता है बच्चे, न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे सेल के लिए, और ये जनरली कैसे होते हैं स्ट्रक्चर में होता है स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल, और बीच सेल के बीचों बीच होता है। इट कैन बी स्टैंड एंड सीन इजिली विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। इसे आसानी से रंगा जा सकता है, इसे रंग सकते हैं और माइक्रोस्कोप से इसे देख सकते हैं। जब कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसे आसानी से देखने के लिए क्या करते हैं, उसे अलग अलग तरह से की चीज़ों से रंगते हैं ताकि वो आसानी से हमें दिखाई दे सके। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमें पता है कि हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो यूं ही नहीं पड़ा हुआ है, बल्कि न्यूक्लियस भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है जो कि न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग बनाए रखता है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समझ में आ गया। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज आल्सो पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। हमें पता है बच्चे क्या कि हमारा जो मेम्ब्रेन है, मीन्स कौन सा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, वो भी क्या है पोरस है। पोरस मीन्स उसके अंदर छेद है जिससे कि मटेरियल बाहर और अंदर आ जा सकते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी क्या है पोरस है स्ट्रक्चर में, और उससे भी मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आ जा सकते हैं। विद अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। अब डब्बे के अंदर डब्बा वाला खेल यहाँ पे चल रहा है। एक तो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में भी एक और गोल सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते थे न्यूक्लियोलस, यहाँ पे मेंशन है न्यूक्लियोलस। इन एडिशन द न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्रोमोसोम। अब इस सेल के अंदर कौन है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या पाए जाते हैं, हमारे पास क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो कि धागे की तरह का स्ट्रक्चर है। अब धागे की तरह का स्ट्रक्चर ये क्या करते हैं वो भी जानेंगे हम लोग। These carry gene and help in inheritance of transfer of character from the parent to the offspring। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसके ऊपर लगे होते हैं जीन्स, और ये जीन्स क्या करते हैं, ये इनहेरिटेंस करते हैं किस चीज़ का, कैरेक्टर्स का अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ। ठीक है, कोई बच्चा किस तरह होने वाला है ये डिपेंड करता है कि उसके पेरेंट्स कैसे हैं। उन्हीं के पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो कहाँ पे आते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर में। तो ये चीज़ करने वाला कौन है, और न्यूक्लियस के अंदर में कौन होता है क्रोमोसोम्स, उसके वजह से ऐसा होता है। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स एंड। तो हम क्रोमोसोम्स को हम लोग कब देख सकते हैं, हम तब देख सकते हैं जब सेल क्या कर रहे हो डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे जीन के बारे में कुछ लाइनें दी हुई मैं जल्दी से पढ़ लेता हूँ। जीन इज ए यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीन क्या है, एक यूनिट है। किस चीज़ का यूनिट है, इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस मतलब कैरेक्टर्स का अपने पेरेंट से अपने ऑफस्प्रिंग में आना, इसे क्या कहते हैं इनहेरिटेंस कहते हैं ना। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कैरेक्टर का आना, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, सन एंड डॉटर, फिर सन एंड डॉटर से ग्रैंड सन एंड डॉटर, है ना। तो इस तरह से जो कैरेक्टर्स आते जाते हैं इसे क्या कहते हैं हम लोग इनहेरिटेंस। It controls the transfer of a hereditary characteristic from the parent to offspring. This means that your parents pass some of their characteristics on to you. If your father has brown eyes, you may also have brown eyes. If your mother has a curly hair, you might also end up having the curly hair. However, the different combination of the genes from the parent result in the different character. तो दरअसल बच्चे ऐसे का
ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि हमारे माँ बाप के, मान लो कि किसी के फादर के या मदर के क्या है, कर्ली हेयर है, तो चांसेस हैं ऐसे कि उनके जो बच्चे हैं उनके अंदर भी क्या कर्ली हेयर है। किसी का आई ब्राउन है तो चांसेस है उसको जो उनके जो सन्स और डॉटर होने वाले उसके अंदर किसी न किसी का आप कैसा ब्राउन होती है। तो ये चीजें कैसे हो रही है, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास मटेरियल है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास क्या है, जीन। वो जीन क्या कर रहे हैं, एक बेसिक यूनिट है किसके लिए, इनहेरिटेंस के लिए। द न्यूक्लियस इन एडिशन to its role in the inheritance act as a control center of the activities of the cell. The entire content of a living cell is known as the protoplasm. और न्यूक्लियस क्या करता है बच्चों, इन सभी चीजों को कंट्रोल करता है। अब दूसरी बात पढ़ रहे हैं, द इंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नॉन एज द प्रोटोप्लाज्म। तो किसी भी लिविंग सेल के अंदर जो सारा का सारा जो मटेरियल है वो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इट इंक्लूडेड द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। और इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म भी आता है और न्यूक्लियस भी आता है, ये सभी के सभी मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म को ही हम लोग नाम देते हैं क्या, लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल। अब देखो बच्चे, किसी सेल में अगर देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ है, बाकी बात अंदर में जो सारे स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, साइटोप्लाज्म तो होता ही, साथ ही साथ क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बॉक्स है, इसे देख लेते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द bacterial cell is not well organized like the cell of the multicellular organism. There is no nuclear membrane. The cell having the nuclear material without nuclear membrane are arranged आर टर्म द प्रोकैरियोटिक सेल। तो अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसी भी सेल के अंदर है या नहीं है, आई मीन्स किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस है और वो न्यूक्लियस किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है या नहीं है, इसके बेसिस पे हमें दो टाइप के सेल्स मिलते हैं। वन इज नॉन एज प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड अनदर इज यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स मीन्स क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म विथ दीज काइंड ऑफ सेल आर कॉल्ड द प्रोकैरियोट। किस टाइप के, द सेल हैविंग द न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड द प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, ऐसे सेल जिसके अंदर में हमें कोई न्यूक्लियस नहीं दिखाई देता है, और यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो यूं ही आपस में गुच्छा बना के रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई भी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोम इज प्रिमिटिव और कैरियोन। एग्जांपल आर द बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, इनके अंदर हमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। The cell, like the onion cells and the cheek cells, having well-organized nucleus with a nuclear membrane, are designated as eukaryotic। और वहीं पे eukaryotic cell हमारे अंदर जो cells मिलने वाले हैं eukaryotic, other than the bacteria and the blue-green algae, are called the eukaryotic। जितने भी हमारे पास एनिमल किंगडम में जितने भी सारे एनिमल्स हैं, सिर्फ बैक्टीरिया को छोड़कर और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर सारे के सारे क्या है, यूकैरियोटिक है। मीन्स इनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस है और वो न्यूक्लियस चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से बॉन्डेड है। तो ये बात क्या हो गई बच्चे अपने न्यूक्लियस के बारे में। While observing the onion cell under the microscope, did you notice any blank looped structure in the cytoplasm? It is called the vacuole। जनरली हम जब प्लांट सेल की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें एक और स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूल। और वैक्यूल के अंदर सेव होता है जो वेस्ट मटेरियल है हमारा, तो सेल उसको कहाँ पे सेव करके रखती है, वैक्यूल के अंदर। अब देख लो, इट इज कॉल्ड द वैक्यूल। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन ओनियन सेल। Cheek cells have the smaller vacuoles. Large vacuoles are common in plant cells and vacuole in animal cells are much smaller। तो जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें जनरली वैक्यूल्स देखने को नहीं मिलते, और होते भी हैं तो बहुत ही छोटे होते हैं। लेकिन जो प्लांट सेल्स हैं हमारे, उनके अंदर जो वैक्यूल्स होने वाले वो काफ़ी बड़े होते हैं। You might have noticed the several small colored bodies in the cytoplasm of the cell of the, they are scattered in the cytoplasm of the leaf, and these are called the plastid. These are of different colors. Some of them contain the green pigment called the chlorophyll, and green colored plastid are called the chloroplast. They provide green color to the leaves. You may recall that the chlorophyll in the chloroplast of the leaves is essential for photosynthesis। अब ओवरऑल बात हम लोग क्या करने वाले हैं, कि एक सेल है, सेल के अंदर हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें क्या मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है। क्या मिलता है, क्लोरोफिल।
बच्चों, जब हम साइटोप्लाज्म को या प्लांट के साइटोप्लाज्म को जब हम देखते हैं तो हमें साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ छोटे छोटे कलर्ड बॉडी दिखाई देते हैं, और इन बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिड। कुछ बॉडी जो है वो हरे कलर के होते हैं, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। एंड दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। हमारे जो प्लांट है, जितने भी प्लांट है, उनकी लीफ का कलर कैसा होता है, जनरली ग्रीन। और वो ग्रीन किस लिए होता है, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। उसके अंदर पिगमेंट कौन सा पाया जाता है, क्लोरोफिल, है ना। इस वजह से हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। And they provide green color to the leaves. You may recall that the chlorophyll in the chloroplast of the leaves is essential for the photosynthesis. और यही क्लोरोफिल इसेंशियल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। यानी कि प्लांट को अगर अपना फूड बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि उसके पास क्लोरोफिल हो। नेक्स्ट में कंपैरिजन ऑफ प्लांट इन एनिमल सेल। देखो, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, मेन जो डिफरेंस है दैट इज वैक्यूल का। अब देखो, एनिमल सेल में वैक्यूल है काफ़ी छोटा, और प्लांट सेल में देखो बहुत ही बड़ा पोर्शन है जो कि क्या है, एक वैक्यूल है। और वही सारी स्ट्रक्चर होने वाला है। सबसे बाहरी स्ट्रक्चर जैसे प्लांट सेल की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सेल वॉल होता है। उसके बाद अंदर का जो पार्ट है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। फिर साइटोप्लाज्म है, और बीच में हमारे पास वैक्यूल है, और न्यूक्लियस तो है ही सही। लेट अस tabulate the similarity in the and this distinguishes the feature of the plant and animal cells. Only a few features are noticed mentioned. You may add more. ओवरऑल यहाँ पे कुछ ये टेबल हमारे पास गिवन है, और इस टेबल में हम लोग बताएंगे, हम कंपेयर करना है। लाइक द सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में है या नहीं है, हाँ है। एनिमल सेल में भी है। सेल वॉल प्रेजेंट है एनिमल सेल के अंदर, और सेल वॉल एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट है, जबकि प्लांट सेल के अंदर क्या है, प्रेजेंट। वही न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस इन दोनों में होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो क्योंकि दोनों यूकैरियोट है तो इनके अंदर भी क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। लेकिन साइटोप्लाज्म, यस, दोनों के पास साइटोप्लाज्म। प्लास्टिड यहाँ पे तो होता है, प्लास्टिड प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते। एंड नंबर 7 में है वैक्यूल। वैक्यूल दोनों में प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी छोटे, जबकि प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बड़े होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो ज़रूरी समझ में आया। अगर समझ में आया तो चैनल को करो सब्सक्राइब और लाइक। और अगर किसी के माइंड में कुछ सवाल है या किसी को कुछ और जानना है तो वो कमेंट में कर सकता है, ताकि मैं फर्दर उस पर काम कर सकूँ।